Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Alam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने शुरू करना है chapter number 1 that is about our country in the world. So let's study. तो बच्चों आज हमने पढ़ना है about geographical location of Pakistan. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north and the South Asian countries to the east. आप पाकिस्तान की लोकेशन इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया होगा कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं और एशियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी लोकेशन किस जगह पर है. अब हमने जो सेंटेंस पढ़ा, पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज अ लिंक बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक. हमारी जो कंट्री है दैट इज अ लिंक बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक. What is a bloc? Bloc is actually a group of countries or political parties having a common interest. So what is a bloc? Bloc हम कहते हैं एक ग्रुप को ऑफ कंट्रीज या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी उनके रिलीजन एक हो सकते हैं या फिर कुछ और ऐसे इंटरेस्ट हैं जो उनके कॉमन हो सकते हैं. So our country is a link between the Islamic bloc to the west and north, यानी कि हमारे वेस्ट और नॉर्थ में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं हम उनके दरमियान एक लिंक है, एंड द साउथ एशियन कंट्रीज टू द ईस्ट, और इसके अलावा हमारे ईस्ट में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं हम इन सब के दरमियान एक लिंक है, जिसकी वजह से वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द रीजन. पाकिस्तान इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अगर सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से देखा जाए तो हमारी लोकेशन क्या है? वी आर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ऑल थ्रू हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेवल रूट्स to and from the rest of Asia have passed through it because of the passes through the mountains. अब क्योंकि हमारी कंट्री में माउंटेन्स भी काफ़ी सारे हैं and we are also surrounded by a few mountains, तो इसकी वजह से इन माउंटेन्स में मौजूद हैं कुछ passes, यानी कि गुजरने की जगह. So there are travel routes to and from the rest of Asia, यानी कि जो एशिया की तरफ भी जाते हैं और एशिया की तरफ से आते भी हैं. पास थ्रू इट बिकॉज ऑफ द पासेस थ्रू द माउंटेन्स. हमारी कंट्री से ये ट्रेवल रूट्स गुजरते हैं क्योंकि हमारी कंट्री एक ऐसी जगह पर है, हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एशियन कंट्रीज को आपस में, और इसी वजह से वी आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जब आप रास्ते में आते हो तो फिर आप ट्रेड रूट्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होते हो. आप ट्रेड बढ़ा भी सकते हो और आप ट्रेड रोक भी सकते हो. अगर आपका किसी कंट्री के साथ कोई मसला हो गया है तो आप फिर वो ट्रेड रूट उस कंट्री के लिए ब्लॉक भी कर सकते हो, और अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर वो ट्रेड रूट्स ओपन रहते हैं और आप उनके थ्रू तरक्की भी कर सकते हो, और ये चीज़ आपकी कंट्री की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में आपको हेल्प आउट कर सकती है. In the west, the Khyber and Bolan passes lead to Afghanistan and on to Iran, Central Asia and even Europe. अब हमारे वेस्ट में जो पासेस हैं, जिनमें से एक है खैबर पास और एक है बुलान पास, दे लीड टू अफगानिस्तान. वो किन कंट्री से हमें कनेक्ट करते हैं? दे लीड टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से, एंड ऑन टू ईरान, ईरान से, देन सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप. यानी कि ये जो पासेस हैं ये कहाँ लीड करते हैं? दे लीड टू अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप. इन द नॉर्थ द हाई खुंजराब पास लीड्स टू चाइना. इसके अलावा हमारे नॉर्थ में जो खुंजराब पास है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास, ऑलमोस्ट 4700 meters, इट लीड्स टू चाइना. चाइना दैट इज आवर नेबरिंग कंट्री. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट relief maps. What is a relief map?
shows height of the land above sea level. एक रिलीफ मैप आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है height of the land above sea level. कि समंदरी सतह से कोई भी लैंड कितना ऊंचा है. आपकी बुक में भी रिलीफ मैप्स ड्रॉन है और वहां पे आपको ये गिवन है डिफरेंट कलर्स के थ्रू कि कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर सी है और कितना हाइट का डिफरेंस है. यूजुअली बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो मैंने आपको पहले बताया कि कलर्स के थ्रू डिफरेंशिएट किया जाता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी जगह पर लैंड है तो वो ब्राउन या ग्रीन होगा और अगर किसी जगह पर वाटर है तो दैट वुड बी ब्लू. शोज रिवर्स एंड लेक्स एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स. इसके अलावा एक रिलीफ मैप आपको क्या शो कराता है? इट शोज यू रिवर्स एंड लेक्स एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स. इसके अलावा माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई, तो ये सब चीजें भी आपको एक रिलीफ मैप दिखाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबकॉन्टिनेंट. Most of the water in the northern part of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Ganges. यानी कि आपके सब कॉन्टिनेंट का जो नदरन पार्ट है वहां पे ज्यादातर जो पानी है वो किन दो रिवर सिस्टम से आता है? एक आता है द इंडस से और एक आता है गैंगीज से, जिसको नॉर्मली हम गंगा भी कहते हैं. The valley of the river Ganges is the most fertile part of India. तो बच्चों इस बात का आइडिया तो आपको होगा ही कि जब भी किसी जगह से रिवर गुजरता है यानी कि दरिया गुजरता है तो फिर उसके इर्द गिर्द का इलाका बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इजी हो जाती है और आप वहाँ पे इजीली क्रॉप्स उगा सकते हो. फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज. सो द वैली ऑफ द रिवर गैंगीज, तो रिवर गैंगीज के साथ जो वैली है is the most fertile part of India. वो इंडिया का सबसे ज्यादा जरखेज इलाका है. And why is that so? The land is low lying, यानी कि उस लैंड की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है. And there is plenty of water for irrigation. और इसके अलावा बहुत सा पानी है. Plenty of water for irrigation. फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो दरिया के करीब हैं. तो हमारे पास दो वजूहात आ जाती हैं. द लैंड इज लो लाइंग, पहली वजह कि लैंड लो लाइंग है, और दूसरी वजह देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. द रिवर गैंगीज एंटर्स द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा. अब रिवर गैंगीज कहाँ जाके गिरता है? इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा. व्हाट इज अ डेल्टा? डेल्टा वो इलाका होता है जहाँ पे किसी भी समंदर में गिरने से पहले दरिया मौजूद होता है. यानी कि जिस जगह पे एक दरिया जाके समंदर में गिरता है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है, उस जगह को हम डेल्टा कहते हैं. आप बे ऑफ बंगाल की लोकेशन भी इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो. तो रिवर गैंगीज कहाँ जाके गिरता है? इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. Much of this delta is in बांग्लादेश, और इस डेल्टा का ज्यादातर हिस्सा कहाँ आता है? कौन सी कंट्री में? बांग्लादेश में. The low-lying countryside floods almost every year when storms hit the coast in late summer, causing a lot of damage. अब क्योंकि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल करीब है तो इसकी वजह से बांग्लादेश में अक्सर तूफान, आंधी या आप कह सकते हो सैलाब आते रहते हैं. The low-lying countryside मतलब जमीन थोड़ी हाइट कम है उसकी, floods सैलाब आते हैं almost every year तकरीबन हर साल when storms hit the coast. coast हम कहते हैं किसी भी समंदर या दरिया के साथ का जो किनारे का इलाका होता है. The coast in late summer में causing a lot of damage, और इसकी वजह से बहुत सा नुकसान होता है, बहुत सी जानें जाती हैं, बहुत से घर जाते हैं. Now there is an info box in your book. Why do you think the Indian subcontinent is called this? कि Indian subcontinent को subcontinent क्यों कहा जाता है? So sub is a Latin word जिसका मतलब होता है smaller part. तो Indian subcontinent को subcontinent इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एशिया का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम उसको subcontinent कहते हैं कि वो एशियन कॉन्टिनेंट का
एक छोटा हिस्सा है, सो इट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम बात कर लेते हैं द दक्कन की, दैट इज अ प्लेटियो, हाई लैंड अबव सी लेवल। व्हाट इज अ प्लेटियो? इट इज अ हाई लैंड, एक ऊंची जमीन होती है, अबव सी लेवल, समंदरी सतह से ऊंची। फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसके अलावा इसके क्या फीचर्स हैं? इट इज अ फेयरली ड्राई पार्ट, यानी कि खुश्की ज्यादा होती है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग, और इसके अलावा ये बहुत जरखेज इलाका नहीं है, नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग, यहाँ पे फार्मिंग नहीं की जा सकती बिकॉज इट इज जनरली वार्म, जनरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट फर्टाइल फॉर फार्मिंग। बच्चों, आज की लेक्चर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।